555 टाइमर आईसी के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। 555 टाइमर आईसी की एप्लीकेशंस के अंतर्गत हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देखे थे, वो हो गए। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बाद हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का ही देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या फिर ऐसा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है विच है ओनली वन स्टेबल स्टेट, ओनली वन स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें स्टेबल स्टेट कितने होते हैं, एक ही स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, तो ऐसा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट जिसमें एक ही स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, वन स्टेबल स्टेट के बाद सर्किट का आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली अनदर स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक ही स्टेबल स्टेट होता है और एक स्टेबल स्टेट में होने के बाद वो अनदर स्टेट में क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है। ठीक है, तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर बोलने के पीछे ये रीज़न है कि इस मल्टी वाइब्रेटर में आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए हर एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए हर बार एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हर बार एक्सटर्नल, जितनी बार आप एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स आप अप्लाई करोगे, हर एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के बेस पर एक पर्टिकुलर इसमें क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। इस मल्टी वाइब्रेटर को ट्रिगर करने के लिए एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं तो प्रत्येक या फिर हर एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के पीछे इसमें आउटपुट सिग्नल मिलता है। जब हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स इसमें अप्लाई नहीं करते तो उस पर्टिकुलर केस में इसमें कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर ट्रिगरिंग पल्स के लिए एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स इसमें कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये सर्किट है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है, देख सकते हैं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है यूजिंग 555 टाइमर आईसी। यहाँ पर दो कंपरेटर दिख रहे हैं जो कि 555 टाइमर आईसी का कंपरेटर है, कंपरेटर 1, कंपरेटर 2। ठीक है, यहाँ पर 5 किलो ओम की रेजिस्टर्स दिख रहा है, तीनों वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। और 5 किलो ओम के रेजिस्टर्स होने के कारण ही जनरली हम 555 टाइमर बोल देते हैं। टाइमिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इस कारण इस आईसी का नाम क्या है, टाइमर आईसी भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वहाँ पर मैं 8 पिन कन्फिग्रेशन को लिया हूँ। ठीक है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के रिस्पेक्ट में इसमें क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, डिफरेंट है। 555 टाइमर आईसी में एक्सटर्नली दो एलिमेंट, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। रजिस्टर को हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और डिस्चार्ज टर्मिनल के बीच कनेक्ट किए हैं, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को R लिया गया है। ठीक है, डिस्चार्ज टर्मिनल और थ्रेशोल्ड टर्मिनल आपस में क्या है, शॉर्टेड है। डिस्चार्ज टर्मिनल 7 और 6 टर्मिनल, थ्रेशोल्ड टर्मिनल है वो शॉर्टेड है, और उन दोनों के शॉर्टेड पॉइंट से हम किसको कनेक्ट कर दिए हैं, एक्सटर्नल कैपेसिटर को। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को हम Vc मान लेते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज Vc जो डेवलप होगा, वही डेवलप्ड वोल्टेज ही कंपरेटर 1 पे थ्रेशोल्ड इनपुट की तरह जाएंगे। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को मैं Vc माना हूँ, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज Vc ही है
जो इस कंपैरेटर 1 में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की तरह जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू वेरी होंगे वैसे वैसे कंपैरेटर 1 का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड इनपुट सिग्नल का वैल्यू भी क्या होगा, वेरी होगा। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के वोल्टेज के अकॉर्डिंग कंपैरेटर 1 का परफॉर्मेंस है वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, चेंजेस होंगे, वेरी करेगा। ठीक है, ये कंपैरेटर 2 है। कंपैरेटर 2 का इन्वर्टिंग इनपुट को हम ट्रिगर इनपुट बोलते हैं। इस ट्रिगर इनपुट टर्मिनल पे हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल निगेटिव गोइंग ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, लो एम्पलीट्यूड की निगेटिव ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में एक्सटर्नल अप्लाइड ट्रिगरिंग पल्स की वैल्यू है वो 1/3 ऑफ VCC से बिलो रहेगा, 1/3 ऑफ VCC से कम रहेंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कंपैरेटर 2 के आउटपुट पर जनरेटेड सिग्नल है वो पॉजिटिव एंड हाई होगा। ये हाई एम्पलीट्यूड की जो पॉजिटिव जो सिग्नल है उसको हम फ्लिप फ्लॉप के सेट इनपुट पे दे देते हैं। जैसे ही कंपैरेटर 2 से हाई पॉजिटिव सिग्नल फ्लिप फ्लॉप के सेट इनपुट पर अपीयर होता है, फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप के सेट होने से यहाँ पर Q पर आउटपुट है नॉर्मल Q आउटपुट है वो क्या मिलता है, हाई आउटपुट मिलता है, बट इन्वर्टेड आउटपुट Q बार है वो क्या मिलते हैं, लो मिलता है। क्लियर हुआ? तो अभी हम देख रहे हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ये सर्किट है, ध्यान से देख सकते हो। इस सर्किट में 7 नंबर और 6 नंबर का टर्मिनल आपस में शॉर्टेड है, फिर 7 और 6 के शॉर्टेड पॉइंट के साथ और ग्राउंड के बीच में एक एक्सटर्नल कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को मैं VC माना हूँ, उस कैपेसिटर की वोल्टेज VC ही कंपैरेटर 1 के लिए एक थ्रेशोल्ड इनपुट वोल्टेज की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में? तो ये जितना भी पोर्शन है ये तो कंप्लीट आपका क्या है, 555 टाइमर है। अब फर्स्ट इसकी ऑपरेशन देखते हैं कि सपोज कोई पर्टिकुलर कंडीशन में व्हेन एक्सटर्नल फर्स्ट पॉइंट व्हेन एक्सटर्नल निगेटिव गोइंग निगेटिव गोइंग pulse negative going pulse is applied negative going pulse is applied to the ठीक है, when a external negative going pulse is applied to the, ये आपका एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स यहाँ पर देंगे, निगेटिव गोइंग ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे कंपैरेटर 2 पे। तो जैसे ही हम कंपैरेटर 2 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम निगेटिव गोइंग एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर 2। ठीक है, कंपैरेटर 2। तो जैसे ही हम कंपैरेटर 2 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर निगेटिव गोइंग एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, जब इस एक्सटर्नल निगेटिव गोइंग ट्रिगरिंग पल्स की एम्पलीट्यूड है वो 1/3 ऑफ VCC से कम रहता है। जब तक ये एक्सटर्नल ट्रिगरिंग जो पल्स है उसकी वैल्यू 1/3 ऑफ VCC से लो रहेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में कंपैरेटर 2 से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं व्हेन ट्रिगरिंग पल्स एम्पलीट्यूड जो होगा, ट्रिगरिंग पल्स की जो एम्पलीट्यूड जो रहेंगे, ट्रिगरिंग पल्स की एम्पलीट्यूड है लेस देन ऑफ 1/3 ऑफ VCC। तो जब तक वो 1/3 ऑफ VCC से छोटा रहेगा, 1/3 ऑफ VCC से जब तक वो कम रहेंगे ट्रिगरिंग पल्स की एम्पलीट्यूड, तब तक कंपैरेटर 2 है वो क्या करेगा, कंपैरेटर 2 का आउटपुट है वो क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे। कंपैरेटर 2 का जो आउटपुट जो होगा, आउटपुट है वो क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे। कंपैरेटर 2 की पॉजिटिव हाई आउटपुट जो सिग्नल जो रहेगा वो फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगा, सेट कर देंगे, फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे,
सेट स्टेट में आ जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप का सेट स्टेट में आने से फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्यू क्या है, हाई मिलेगा, बट क्यू बार जो है वो क्या मिलेंगे, लो मिलेंगे। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप के सेट होने से आउटपुट क्यू की वैल्यू है वो हाई मिलेगा, बट क्यू बार की वैल्यू क्या मिलेंगे, लो मिलेंगे। ठीक है, क्यू बार की वैल्यू लो मिलेगा, क्यू बार की वैल्यू लो मिलेंगे एंड आउटपुट एट पिन 3, आउटपुट एट पिन 3 कंप्लीट टाइमर की आउटपुट जो होगा पिन 3 पे वो क्या मिलेगा, हाई होगा। ठीक है, तो क्यू बार लो मिलेंगे। इस लो क्यू बार है वो उसको हम कहाँ पर देंगे, Q1 ट्रांजिस्टर है, ये आपका Q1 ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर Q1 है। इस Q1 ट्रांजिस्टर में इनपुट के फॉर्म में एम्पियर होगा, तो जब लो क्यू बार सिग्नल है वो इस ट्रांजिस्टर Q1 में इनपुट के फॉर्म में एम्पियर होंगे, तो ट्रांजिस्टर Q1 है वो टर्न ऑन नहीं हो पाएगा, ऑफ मोड में रहेंगे। ऑफ मोड में रहेगा दैट मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। जब ये Q1 है वो ऑफ मोड में रहेंगे, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, थ्रेशोल्ड टर्मिनल पे कनेक्टेड जो कैपेसिटर है वो इनपुट डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज VCC से रजिस्टर R से कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड में क्या होगा, चार्ज होगा। ऐसा रजिस्टर R से होते हुए ये कनेक्टेड कैपेसिटर क्या हो देंगे, चार्ज होंगे, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। एक्सपोनेंशियली चार्ज होने से इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि कैपेसिटर की एक नेचर है कि उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू सडनली इंक्रीज नहीं हो सकती। तो फ्लिप फ्लॉप सेट हुआ, हमने क्या किया, जब निगेटिव गोइंग ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई किए और जब इस निगेटिव गोइंग ट्रिगरिंग पल्स की एम्पलीट्यूड 1/3 ऑफ VCC से कम रहा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कंपैरेटर 2 से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल है वो हाई मिला। तो जब कंपैरेटर 2 है वो पॉजिटिव हाई आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है, तो इस जनरेटेड पॉजिटिव हाई आउटपुट सिग्नल से क्या होता है, ये फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो जाता है। फ्लिप फ्लॉप के सेट होने से फ्लिप फ्लॉप से जनरेटेड नॉर्मल आउटपुट क्यू है वो हाई होता है। क्यू आउटपुट हाई होने से कंप्लीट टाइमर आईसी का आउटपुट सिग्नल भी क्या हो जाता है, हाई मिलता है, बट इन्वर्टेड आउटपुट क्यू बार की वैल्यू क्या रहती है, लो। इन्वर्टेड आउटपुट क्यू बार की वैल्यू लो होने से डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। Q1 कंडक्ट न होने के कारण एक्सटर्नली थ्रेशोल्ड टर्मिनल पे कनेक्टेड जो कैपेसिटर है वो इस पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज के थ्रू रजिस्टर R1 से होते हुए क्या होने लगेंगे, चार्ज होने लगेंगे। ऐसे चार्ज होगा, ऐसे ऊपर से आके ऐसे ग्राउंड, फिर ऐसे चार्जिंग होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली नेचर में इसके अंदर की वोल्टेज है वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इस कैपेसिटर की वोल्टेज इंक्रीज होते होते 2/3 ऑफ VCC के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा। 2/3 ऑफ VCC के बराबर या फिर उससे ज़्यादा जैसे ही होंगे, कंपैरेटर 1 है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि VC का ही वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, और जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 2/3 ऑफ VCC से ज़्यादा होगा, 2/3 ऑफ VCC से ज़्यादा होने से कंपैरेटर 1 पे जनरेटेड आउटपुट सिग्नल है वो पॉजिटिव हाई मिलेंगे, प्लस वीसेट आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव सेचुरेशन हाई वोल्टेज के कारण फ्लिप फ्लॉप है वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप के रीसेट होने से इस क्यू पर नॉर्मल आउटपुट जो मिलेगा वो 0 मिलता है, बट क्यू बार आउटपुट सिग्नल है वो क्या मिलेंगे, हाई। तो जिससे ओवरऑल 555 टाइमर आईसी की आउटपुट पिन नंबर 3 पे लो मिल जाता है, बट इन्वर्टेड क्यू बार जो कि हाई आउटपुट सिग्नल होता है, इस हाई आउटपुट सिग्नल को हम इस डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर के इनपुट में हम बेस पे इनपुट के फॉर्म में दे देंगे। तो जैसे ही Q1 के बेस पर हाई इनपुट सिग्नल अपीयर होता है, Q1 टर्न ऑन होता है, और टर्न ऑन होकर के एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही Q1 टर्न ऑन होकर ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, फाइनली थ्रेशोल्ड टर्मिनल पे कनेक्टेड कैपेसिटर को एक डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाएंगे,
और यह कैपेसिटर वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को इस डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या करने लगेगा, डिस्चार्ज करने लगा। डिस्चार्ज डायरेक्शन को मैं डॉटेड लाइन से शो किया हूँ। तो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को कम्प्लीटली क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल मैनर में इसका अंदर का एनर्जी डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग जो होगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ का फॉलो करके एक कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को कम्प्लीटली क्या कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, जिससे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक बार ट्रिगरिंग पल्स दिया, एक बार ट्रिगरिंग पल्स देने से ट्रिगरिंग पल्स की वैल्यू जब 1/3 ऑफ VCC से लो था, जब तक वो 1/3 ऑफ VCC से लो रहेंगे तब तक कंपैरेटर 2 का आउटपुट है वो पॉजिटिव गोइंग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और हाई मिलेगा। जब कंपैरेटर 2 के आउटपुट पर पॉजिटिव हाई आउटपुट सिग्नल मिलता है, फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। फ्लिप फ्लॉप के सेट होने से फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्यू का वैल्यू हाई मिलेगा, बट इन्वर्टेड आउटपुट क्यू बार है वो क्या रहेंगे, लो मिलेंगे। इन्वर्टेड क्यू बार आउटपुट के लो होने से ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। कंडक्ट ना होने के कारण ऑफ रहेंगे, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। फाइनली क्या होगा, एक्सटर्नली थ्रेशोल्ड टर्मिनल पे कनेक्टेड कैपेसिटर है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से रजिस्टर होते हुए क्या होंगे, चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर में क्या होंगे, ये चार्जिंग हो गया। तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्जिंग जो होता है, नेचर होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। तो जैसे जैसे चार्ज होते जाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटर के अंदर की वोल्टेज है वो एक्सपोनेंशियली क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। एक समय ऐसा आता है कि जब इस कैपेसिटर के अंदर का वोल्टेज है वो 2/3 ऑफ VCC के बराबर या फिर उससे ज़्यादा। तो जैसे ही वो 2/3 ऑफ VCC के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, कंपैरेटर 1 है वो एक्टिवेटेड होता है। कंपैरेटर 1 के एक्टिवेटेड होने से इसके आउटपुट पर पॉजिटिव हाई वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो जाता है। इस पॉजिटिव हाई वोल्टेज सिग्नल के कारण फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाता है। फ्लिप फ्लॉप के रीसेट होने से Q की वैल्यू है वो लो हो जाता है। Q की वैल्यू लो होगा तो कंप्लीट टाइमर IC की आउटपुट भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, दैट मीन्स लो हो जाती है। एंड इन्वर्टेड Q बार की वैल्यू है वो हाई मिलता है। इन्वर्टेड Q बार की वैल्यू हाई मिलने के कारण डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट हो जाता है, और कंडक्ट होकर के एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर। तो जैसे ही ऑन स्विच, क्लोज स्विच या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, एक्सटर्नली कनेक्टेड कैपेसिटर है वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को इस ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या करने लगता है, वो डिस्चार्ज करने लगे। तो इसके अंदर की एनर्जी जो है, कैपेसिटर की अंदर की एनर्जी है वो अगेन कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अगेन कंप्लीटली ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, जिससे कैपेसिटर की वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये था कि हमने एक बार ट्रिगरिंग पल्स दिया तो एक बार आउटपुट वोल्टेज मिला, हमने ट्रिगरिंग पल्स नहीं दिया, हमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिले। तो ईच एंड एवरी फॉर ईच एंड एवरी आउटपुट वोल्टेज पल्स एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स इज नीडेड इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसी कारण तो इसको वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं ना, क्योंकि एक आउटपुट पल्स प्राप्त करने के लिए इसमें एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चलो हम कैपेसिटर, हमने बताया कि जब आपका फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट रहेंगे, जब फ्लिप फ्लॉप सेट होगा मतलब ट्रिगरिंग पल्स देंगे, ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या होगा, सेट होगा। फ्लिप फ्लॉप के सेट होने के कारण क्या होंगे, आपका Q का वैल्यू है वो हाई मिलेगा, Q बार का वैल्यू लो मिलेगा। Q बार की वैल्यू लो होने से ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ रहेंगे, ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ होने से एक्सटर्नली कनेक्टेड कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। तो एक्सटर्नली कनेक्टेड जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है। तो कनेक्टेड कैपेसिटर की वोल्टेज Vc जो होता है ड्यूरिंग चार्जिंग पीरियड, Vc इक्वल टू क्या होगा, किस वोल्टेज से चार्जिंग होता है, VCC से, इनटू क्या होता है 1 माइनस
e⁻t डिवाइडेड बाई RC। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का। तो इस सप्लाई वोल्टेज से चार्ज होगा इस कारण VCC, और कैपेसिटर की जो वोल्टेज जो होता है वो जो चार्जिंग जो वोल्टेज होता है एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है, ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैक्सिमम ये कैपेसिटर कितना वैल्यू तक चार्ज होता है, मैक्सिमम जब कैपेसिटर की वोल्टेज है वो 2/3 ऑफ VCC का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होगा, कंपरेटर 1 एक्टिवेटेड हो जाता है। तो मैक्सिमम कब तक चार्ज होगा, उस कैपेसिटर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज होंगे, VC इक्वल टू 2/3 ऑफ VCC तक। सो VC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, थ्योरी लिख लिया करो आप लोग। तो ये हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ VC 2/3 ऑफ VCC इक्वल टू हो जाएगा ये VCC इंटू क्या हो जाएगा 1 - e⁻t डिवाइडेड बाई RC। ये है ये VC और VC कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 2/3 इक्वल टू 1 - e⁻t डिवाइडेड बाई क्या होगा RC। इसको इधर ले आते हैं तो e⁻t डिवाइडेड बाई RC, इसको इधर लाओगे तो 1 क्या बचेगा 2/3, सॉल्व करो तो 1/3 बचेंगे, ठीक है। और ये बचेगा e⁻t डिवाइडेड बाई RC। ये ऐसा बनेगा। हमने क्या बताया कि कैपेसिटर है वो चार्ज कब होगा, जब आपका डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहेंगे। डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर ऑफ कब रहेगा, जब क्यू बार की वैल्यू है वो लो रहेंगे। क्यू बार की वैल्यू लो कब रहेगा, जब फ्लिप फ्लॉप है वो सेट होंगे। फ्लिप फ्लॉप सेट कब होगा, जब कंपरेटर 2 का वैल्यू हाई मिलेगा। कंपरेटर 2 का वैल्यू हाई कब रहेगा, जब हम नेगेटिव गोइंग एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स हम उसमें अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स जब देते हैं तभी एक्सटर्नली कनेक्टेड कैपेसिटर है वो अप्लाइड एक्सटर्नल DC वोल्टेज के थ्रू वो चार्ज होने लगता है, ठीक है। उस यूज्ड रजिस्टर R के थ्रू चार्ज होता है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कौन सा कैपेसिटर चार्ज होता है C कैपेसिटेंस, तो वहीं से आया। T तो टाइम है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। अब टेकिंग लॉग बेसिस ऑफ E यानी एंटी लॉग बेस पे E बेस पे नेचुरल लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ E की पावर -t डिवाइडेड बाई RC इक्वल टू लॉग ऑफ E ऑफ 1/3। ये इसका सॉल्व करोगे तो -t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये RC हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1.098 ऐसा समथिंग मिलता है। तो t इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा -1.098 इंटू क्या हो जाएगा ये RC। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट पल्स टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो इतने ही टाइम ड्यूरेशन तक हमें आउटपुट सिग्नल है वो प्राप्त होगा, ठीक है। इतने टाइम ड्यूरेशन तक हमें आउटपुट इतने टाइम ड्यूरेशन तक हमें आउटपुट पल्स है वो मिलेंगे, और इतने ही टाइम ड्यूरेशन में कैपेसिटर है मैक्सिमम वैल्यू तक अपना चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ आउटपुट पल्स। तो -1.098 इंटू RC, इसका प्रॉब्लम माइनस तो नहीं होगा, अब इसको अप्रॉक्सीमेट कर दो, इस समय तो माइनस नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू RC। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट पल्स, ठीक है। तो जब हमने उसमें ऐसा जब हमने एक्सटर्नल निगेटिव ट्रिगरिंग पल्स दिया तो आउटपुट यहाँ पर क्या मिला, हाई मिला। और जब हमने एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स नहीं दिया, हाई मिल गया, फिर हाई मिलने के बाद फिर से ये क्या हो गया लो हो गया। जब हमने एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया लो हो गया, और लंबे समय तक लो रहेगा। जब तक हम कोई नेक्स्ट नेगेटिव ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक फिर से हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। तो ये है आपका T, तो वही टाइम ड्यूरेशन है। तो आउटपुट जो वोल्टेज सिग्नल है पल्स है उसकी टाइम जो ड्यूरेशन है वो सर्किट में यूज्ड एक्सटर्नल रजिस्टर की रेजिस्टेंस और यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया अपन का मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। इसको वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इस मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है एक्सटर्नल आउटपुट जो सिग्नल प्राप्त होता है, आउटपुट पल्स जो जनरेट होता है वो जनरेटेड आउटपुट पल्स है वो
तभी मिलेगा जब हम एक्सटर्नल निगेटिव गोइंग ट्रिगरिंग पल्स देंगे तब। जब उसमें कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में हमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, आउटपुट पल्स प्राप्त नहीं होगा। तो देखने से पता चल जा रहा है कि एक बार हाई मिला, हाई मिलने के बाद इसके आउटपुट जो सिग्नल है वो लंबे समय तक क्या हो गया है, लो हो गया। अब जब तक आप नेक्स्ट ट्रिगरिंग पल्स नहीं दोगे तब तक ये क्या रहेगा, लो ही रहेगा। तो ये स्टेबल स्टेट एक स्टेट में ही आ गया ना, इस कारण इसको बोलते हैं मोनोस्टेबल स्टेट। ठीक है, इसमें एक स्टेबल स्टेट होता है, हाई के बाद तुरंत लॉन्ग टाइम तक क्या लो रहेगा। लो से अगर इसको हाई में फिर से स्विच करना है तो एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स की फिर आवश्यकता होगी। तो हर एक आउटपुट पल्स के लिए इसको एक ट्रिगरिंग पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स नहीं दोगे तब तक इससे कोई भी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्राप्त नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज़ हम PWM में करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन सर्किट में। ठीक है, तो ये सर्किट है, इस सर्किट में देख सकते हैं ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। द चार्जिंग वोल्टेज